है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी विलीनियस हार्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 29। आयत से कुछ वादे व उसे भरोसा दिलाते हुए आरुष माहेश्वरी विला से बाहर तो निकल गया था, लेकिन एक बात से वह भी अनजान था कि इस वक्त एक साया ठीक उसके पीछे ही चलते हुए विला से बाहर निकल आया था। यहाँ तक कि एक क्षण के लिए आरुष को थोड़ा शक भी हुआ था और अगले ही पल उसने पीछे भी देखा, लेकिन खुद के पीछे किसी को ना देख वह सामने गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ कुछ पैसे बढ़ाते हुए काफ़ी आसानी से बाहर निकल गया था। उसके इस हरकत से यही साबित हो रहा था कि शायद आरुष के साथ वह गार्ड भी मिला हुआ था या फिर उसके प्लान का वह भी एक हिस्सा था। लेकिन आरुष के पीछे जा रहा वह साया जो आरुष के पीछे मुड़ते ही एक ओट के पीछे छिप गया था, वह बाहर निकल आया था। लेकिन वह मेन गेट से बाहर न निकलकर विला के चारों तरफ खड़ी उस ऊंची बाउंड्री को लांघने की कोशिश करने लगा था, जिसमें वह कामयाब भी होने वाला था कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और एक झटके में नीचे ज़मीन पर गिरने के साथ साथ वह चीख भी उठा था। वह चीख इतनी तेज थी कि वहाँ आसपास मौजूद गार्ड भी उसकी तरफ दौड़ पड़े थे, लेकिन उस साये के पास पहुँचते ही वह सभी चौंक भी उठे थे। सलाम साहब, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक गार्ड ने कहा, जिसके जवाब में ज़मीन पर बैठा बसंत अवस्थी गुस्से में ही उन पर भड़क उठा था। तुम लोगों से मतलब, जाओ जाकर अपना काम करो। और अपनी जगह से थोड़ा लड़खड़ाते हुए वह विला के अंदर चला गया। तो उधर दूसरी तरफ एक सुनसान रास्ते पर खड़ी एक कार के भीतर ड्राइविंग सीट पर मौजूद संजीव ने पैसेंजर सीट पर बैठे आरुष की तरफ एक फाइल को बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन बात ही ऐसी थी कि आपको इतनी रात में यहाँ अर्जेंटली बुलाना पड़ा। दरअसल सर, आपका शक बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इस फाइल के भीतर मौजूद सारे रिपोर्ट्स जो आपको मलिक सर ने दिए हैं वह सब भी पूरा सच है। जहाँ संजीव का इतना कहना था कि आरुष के भाव में सिकुड़ चुकी थी, तभी कुछ सोचते हुए संजीव ने आगे कहा, सर अब आगे क्या करना है? फिलहाल अभी के लिए मुझे आसियाना ड्रॉप कर दो, एक ठंड से लहजे के साथ आरुष ने कहा। लेकिन उसकी इन बातों को सुन संजीव थोड़ा हैरान था। लेकिन सर, इस वक्त आपको आयत मैडम के साथ रहना चाहिए। इस वक्त उन्हें आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। तुमसे जितना कहा गया है फिलहाल तुम उतना ही करो। इस बार भी आरुष की आवाज़ में थोड़ी सख्ती ही थी, जिसे देख संजीव ने भी आगे कुछ कहने की बजाय अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और अपनी कार को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ गया था। आसियाना के बाहर आरुष को ड्रॉप करते हुए संजीव वहाँ से आगे बढ़ गया था, लेकिन अंदर जाते हुए आरुष के ठीक सामने ही अविनाश को खड़ा देख आरुष थोड़ा चौंक सा गया था। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि इतनी रात में तुम कहाँ से आ रहे हो? आरुष के सवालों पर अविनाश भी उससे एक सवाल करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ गया था, लेकिन उसके इन बातों को सुन आरुष थोड़ा सकपका सा गया था, जैसे उसे शक हो कि कहीं आयत के साथ उस होटल में अविनाश ने उसे देख तो नहीं लिया। जिस पर वो कुछ कहता उससे पहले ही अविनाश उसके ठीक सामने ही खड़े होते हुए कहा, आज शाम अंबाला ग्रुप के साथ हमारी मीटिंग थी, तुम्हें याद तो होगा ही। मैं और डैड वहाँ गए थे, लेकिन तुम उस वक्त गायब थे। क्या मैं जान सकता हूँ उस वक्त तुम कहाँ थे? इस बार अविनाश के इन बातों को सुन आरुष के चेहरे पर एक तसल्ली साफ नजर आने लगी थी, जैसे उसे यकीन हो चुका हो कि अविनाश ने उसे आयत के साथ नहीं देखा था। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अविनाश अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, वैसे तुम्हारा उस मीटिंग में आना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि उस वक्त उस होटल के भीतर रहना तुम्हारा ज़रूरी था। जहाँ अविनाश का इतना कहना था कि नासमझी में आरुष की भौहें सिकुड़ चुकी थी। मतलब क्या है तुम्हारा? आरुष ने कहा। तो वही अविनाश एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए अपने होठों को आरुष के काफ़ी करीब ले जाते हुए कहा, आज वहाँ तुम्हारी एक्स अपने प्रेजेंट हस्बैंड के साथ एक रोमांटिक डिनर पर आई थी।
लेकिन उसकी बातों को सुन आरुष थोड़ा अवाक सा था। तभी अविनाश के चेहरे पर एक मुस्कान थी। इसलिए तुम्हारा वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी था। मीटिंग को तो मैंने और डैड ने हैंडल कर ही लिया था, लेकिन वो दोनों लव बर्ड्स मेड फॉर ईच अदर टाइप वाले कपल की तरह लग रहे थे, और उसका वो हस्बैंड। इतना कहते हुए अविनाश ने एक नज़र ऊपर से नीचे की तरफ आरुष को देखते हुए अपने सिर को झटक दिया था। खैर, तुम्हारे फिजिक के आगे कुछ भी नहीं था, बट क्या फ़ायदा, लास्ट में वो मैना उस लंगूर की ही हुई ना। माइंड योर लैंग्वेज। अचानक से आरुष को थोड़े गुस्से में बोलते देख अविनाश भी थोड़ा चौंक सा गया था। व्हाट, तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? तुम्हारी एक्स को मैना बोला इसलिए, या उसके हस्बैंड को लंगूर बोला इसलिए? लेकिन आरुष खामोश था, जिसे देख अविनाश ने इस बार अपने सिर को झटकते हुए आरुष के कंधों पर अपने बाजुओं को रख दिया था। खैर, वो कोई भी हो, बट आफ्टर ऑल तुम तो लूजर ही रहे। मुझे ये सब बताने के लिए इतनी रात तक तुम यहाँ मेरा वेट कर रहे थे? आरुष ने कहा, जिसकी जवाब में अविनाश ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बस ऐसे ही थोड़ा मूड फ्रेश कर रहा था। एनीवेज, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। अम्बाला के उस प्रोजेक्ट में कुछ एरर आ रहे हैं, एक बार चलकर चेक कर लो, अविनाश ने कहा, और आरुष के साथ अपने कमरे के भीतर चला गया। सुबह का वक्त, अभी आयत ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी सामने खड़े जगदीश माहेश्वरी ने उसे रोकते हुए कहा, आयु बेटा, आप ऑफिस जा रही हैं? जी नानू, कुछ काम था आपको? जगदीश माहेश्वरी की बातों को सुन आयत भी उनकी तरफ ही मुड़ते हुए कहा था। तो वही जगदीश माहेश्वरी थोड़ा सोचते हुए बोले, हाँ बेटा, मुझे आपसे 2 मिनट बात करना था। जी कहिए, आयत ने कहा। तो वही जगदीश माहेश्वरी एक बार फिर से थोड़ा सकुचाते हुए बोले, बेटा जी, हमें उस आयांश के बारे में कुछ पूछना था। जहाँ जगदीश माहेश्वरी का इतना कहना था कि आयत की भौहें हल्की सिकुड़ चुकी थी। आयांश के बारे में? क्या बात है नानू, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। दरअसल मुझे ये जानना था कि मेरा मतलब था कि अभी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। कौन है, कहाँ से आया है, असल में उसकी पहचान क्या है, और सबसे ज़रूरी बात कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, और ये सारी बातें उससे पूछता तो शायद उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचा कि ये सब आपसे ही पूछ लेता हूँ। उसके साथ आपने शादी की है तो आपको उसके बारे में तो सब कुछ मालूम ही होगा, है ना? जहाँ जगदीश माहेश्वरी का इतना कहना था कि आयत एक क्षण के लिए किसी सोच में पड़ चुकी थी, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो उसे भी आयांश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो फिर इस वक्त वो अपने नानू यानी कि जगदीश माहेश्वरी को उनकी बातों का क्या जवाब देती, जहाँ अभी वह किसी सोच में उलझी हुई थी कि उसे इस कदर खोया देख जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा, क्या बात है बेटा जी, आपने अभी तक मेरे सवालों कोई जवाब नहीं दिया। नानू कुछ नहीं, एक्चुअली मेरे ऑफिस से मेरी असिस्टेंट है रूही, आयांश उसका ही भाई है, इस वजह से अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती थी, और सब कुछ ठीक था तो मैंने उससे शादी कर ली। आयत का इतना कहना था कि जगदीश माहेश्वरी की भौहें थोड़ी सिकुड़ चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए आगे कहा, ठीक है, आप कह रही हैं तो फिर मैं मान लेता हूँ। तो वही आयत अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को घुमाते हुए इस बार थोड़ी जल्दबाजी में कहा, ओके नानू, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए मुझे देर हो रहा है, आयत ने कहा, और तुरंत उस विला से बाहर भी निकल गई। लेकिन पीछे रह गए जगदीश माहेश्वरी कुछ देर तक मन ही मन विचार विमर्श करते हुए बोले, आयु ने हमसे झूठ क्यों कहा कि आयांश रूही का भाई है, जबकि जहाँ तक मैं जानता हूँ रूही का सिर्फ एक बाप है। फिर ये भाई बहन का चैप्टर कब शुरू हो गया? लगता है इस बारे में मुझे खुद ही सब कुछ पता करना होगा, जगदीश माहेश्वरी ने कहा, और खुद भी माहेश्वरी विला से बाहर निकल गए थे। तो उधर दूसरी तरफ अक्षत अभी अपनी नींद पूरा करके उठा ही था कि तभी किसी ने उसके घर का डोरबेल बजा दिया था, जो सिर्फ एक बार नहीं
बल्कि लगातार बज रहा था, जिसे देख अक्षत नींद में ही अंगड़ाई लेते हुए अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया था। उसकी आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट भी साफ नजर आ रही थी। अरे अरे, आ रहा हूँ भाई। इतनी भी क्या इमरजेंसी आ गई कि पूरा दरवाज़ा ही तोड़कर चैन आएगा? लेकिन गेट को खोलते ही वो चौंक सा गया था, क्योंकि बाहर खड़ी सिवा अब तक आगे बढ़ते हुए उसके गले से लग गई थी। गुड मॉर्निंग बेबी, सिवा ने कहा था, लेकिन अक्षत उतना ही ज़्यादा हैरान था। सिवा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। क्योंकि तुम्हारे पास तो जैसे लगता है कि मेरे लिए वक्त ही नहीं है, तो सोचा कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। जहाँ सिवा का इतना कहना था कि अक्षत तुरंत उसे घर के अंदर खींचते हुए दरवाजे को बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ आने से पहले एक बार तुम्हें बताना तो चाहिए था। इस बार अक्षत की आवाज़ में थोड़ी सख्ती व बेरुखी देख सिवा हैरान थी। ये क्या बात हुई अक्षत? अब मुझे तुमसे मिलने के लिए सबसे पहले तुमसे परमिशन लेना होगा। अक्षत, आर यू श्योर कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो, या फिर हम दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं? एंड वन मोर थिंग, हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं अक्षत। हम अपने इस रिश्ते की हर दहलीज को पार कर चुके हैं अक्षत तिवारी, और उसके बावजूद भी आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। आखिर आजकल तुम्हें हो क्या गया है? इस वक्त सिवा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। तो वही अक्षत अपने सिर को थोड़ा झटकते हुए सिवा के कंधों पर अपनी हथेलियों को रख दिया था। बेबी, आई एम सॉरी, आजकल थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए तुम्हें इतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं तो आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले दिन से करता आ रहा हूँ। प्लीज़ बिलीव ऑन मी। इतना कहते हुए अक्षत ने अब तक उसके गालों पर अपने दोनों हथेलियों को भी रख दिया था। लेकिन सिवा, जो अभी भी गुस्से में ही नजर आ रही थी, अपने चेहरे से अक्षत की हथेलियों को झटकते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम शादी कर लेते हैं। जैसे उस आयत ने किया था वैसे ही हम दोनों भी कर लेते हैं। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो? इस बार सिवा थोड़ा दूर होते हुए अक्षत काफ़ी ज़्यादा चौंक सा गया था। साथ ही उसकी बातों में हल्की सख्ती और गुस्से के भाव भी साफ नजर आ रहे थे। लेकिन उसे देख सिवा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। क्यों, क्या हुआ? हमारे बीच में रिश्ता तो पहले से ही पति पत्नी वाला बन चुका है, अब उसे अब एक नाम देने की बारी है। फिर तुम उससे पीछे क्यों हट रहे हो? जवाब दो। लेकिन अक्षत खामोश था, जिसे देख सिवा इस बार आगे बढ़कर उसके शर्ट की कॉलर पर अपनी मुट्ठियों की पकड़ कसते हुए बोली, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? अक्षत तिवारी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो, नहीं तो फिर इसका अंजाम जो भी होगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अबे चल हट यहाँ से। इस बार अक्षत भी उतनी ही तेजी से चीखते हुए सिवा को थोड़ा पीछे धकेल दिया था। और हाँ, आइंदा से मुझसे बात करने से पहले अपनी लिमिट देख लेना। और ये धमकी किसे दे रही थी? हाँ, क्योंकि मैं तेरी इन खोखली धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। आई बात समझ में? इस बार अक्षत की इन बातों को सुन सिवा चौंक सी गई थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अपनी बातों को जारी रखते हुए अक्षत ने आगे कहा था, और क्या बोल रही थी? शादी? वो भी तेरी जैसी लड़की से? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? और हाँ, तुझे जवाब चाहिए था ना मेरा? तो चल सुन, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। वो तो तेरी उस बिलियनियर बहन को फंसाने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए तुझे बस एक झरिया बनाया था। नहीं तो तेरी जैसी लड़की कोई अक्षत तिवारी मुंह तक नहीं लगाता। आई बात समझ में? आई होप सो कि तुझे तेरा जवाब भी मिल चुका होगा। तो अब चल निकल यहाँ से। इस वक्त अक्षत की इन बातों को सुन सिवा अपनी जगह पर खड़ी सन्न रह गई थी। जैसे अक्षत की बातों को सुन वह जम सी गई हो। तो वही जिन नज़रों में अब तक हैरानी थी, उन नज़रों से आंसू की बूंदें छलक आई थी। लेकिन अक्षत, जो अब तक आगे बढ़कर उसके लिए अपने घर के दरवाजे को खोल दिया था, जिससे सिवा को बाहर जाना था, तो वही सिवा कुछ क्षण तक अपनी ही जगह पर खड़ी रहने के बाद
अपनी आंखों के कोरों पर ठहरी नमी को अपनी उंगलियों से साफ करते हुए बोली, मिस्टर अक्षत तिवारी, तुमने क्या सोचा? तुम मुझे सारी सच्चाई बताओगे और मैं किसी अबला नारी की तरह उसे सुनकर चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शिवा गुप्ता उन अबला नारियों में से नहीं है जो किसी कोने में आंसू बहाती हुई नजर आएगी। और जो तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है ना, उसका हिसाब तो मैं तुमसे करके रहूंगी। इतना कहते हुए शिवा भी अक्षत की तरफ ही बढ़ गई थी, जहाँ अक्षत इस वक्त उसे थोड़ी हैरानी में ही घूरते हुए नजर आ रहा था। तभी शिवा ने एक लंबी सांस बाहर के तरफ छोड़ते हुए आगे कहा, तुम्हारे चेहरे का नकाब मैं तुम्हारी ही मोहब्बत के सामने उतारूंगी। उस आयत के लिए ही तुमने मुझे धोखा दिया है ना, मेरा इस्तेमाल किया है। अब तुम देखो कैसे मैं उस आयत के सामने ही तुम्हें बेनकाब करती हूँ। और वह आयत जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन धोखा नहीं। फिर तो तुम अच्छे से जानते हो कि जब उसे तुम्हारी सच्चाई मालूम होगी तब वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। शिवा के इन बातों को सुनने के बाद एक क्षण के लिए अक्षत खामोश था, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही हो, एकदम बड़बोली टाइप की। लेकिन काश तुम दोनों ये माँ बेटी जितनी बातें करती हो ना, उतना ही उसे साबित भी करके दिखाती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। अक्षत की इन बातों को सुन एक क्षण के लिए शिवा भी थोड़ी चौंक सी गई थी, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अक्षत ने आगे कहा, मेरे धोखे की लिस्ट उस आयत के सामने तो तुम गिनवा दोगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के धोखे की लिस्ट उसे कौन गिनवाएगा? वो दोनों जो बचपन से ही आयत के प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, उस पर किसी सांप की तरह कुंडली मारकर बैठने की फिराक में हैं। आयत के सामने उस सच को कौन लाएगा? हाँ। इतना कहते हुए अक्षत के होठों पर अब तक एक हंसी फैल चुकी थी, तो वही शिवा भी, जो शायद उसकी बातों का कोई जवाब देने वाली थी, कि उससे पहले ही अक्षत उसकी बातों को काटते हुए आगे कहा, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, या फिर जो मैं कह रहा हूँ वह सारी बातें बेबुनियाद हैं, क्योंकि यह बात तुम भी काफ़ी अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप किस इरादे से माहेश्वरी विला में आए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने आयत के खिलाफ जो ये प्लॉटिंग की है ना, उसके पीछे उनके इरादे क्या हैं, यह सब तुमसे तो क्या, उस घर में रहने वाले किसी भी शख्स से नहीं छिपा हुआ है। तो फिर सोचो, अगर ये सारी बातें मैं अभी भी जाके आयत को बता दूँ तो? मैं तो फिर भी गैर हूँ, लेकिन सोचो अगर आयत को अपनों के बारे में इतना सब कुछ मालूम हुआ तब वो क्या करेगी? जहाँ अक्षत का इतना कहना था कि शिवा अपनी जगह पर ही खड़ी सन्न रह गई थी, तो वही अक्षत को जैसे उसकी कमजोरी का पता चल चुका था, क्योंकि अगले ही पल अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, मुझे तो एक समय के लिए वो छोड़ भी देगी, लेकिन तुम लोगों को वो धक्के मारकर माहेश्वरी विला से बाहर फेंक देगी। फिर तुम लोग क्या करोगे? कहाँ जाओगे? क्या खाओगे? और ये सारे ऐसो आराम और ये तुम्हारे नखड़े, इसे कौन उठाएगा? इसके बारे में कभी सोचा है? इसलिए मैडम एक मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ, आदमी को अपनी जुबान तभी खोलना चाहिए जब वह उसके काबिल हो। अक्षत की इन बातों को सुन शिवा बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, तो वही उसकी खामोशी अक्षत को जैसे हिम्मत दे रहा था। इस वजह से इस बार उसने थोड़ी सख्ती में कहा, नाउ जस्ट गेट आउट। और हाँ, आज के बाद गलती से भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो उसका अंजाम तुम और तुम्हारे घर वाले झेल नहीं पाएंगे। जहाँ अक्षत का इतना कहना था कि शिवा की आंखें छलक आई थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिस वजह से बिना कुछ कहे चुपचाप वह उसके घर से बाहर निकल गई। तो वह पीछे रह गया अक्षत। एक लंबी सांस अंदर की तरफ खींचते हुए उसे तुरंत बाहर भी निकाल दिया था। थैंक्स गॉड, इस मुसीबत से मैं जल्दी पीछा छुड़ाने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि खुद ब खुद पीछे हट गई। तो उधर दूसरी तरफ अपनी केबिन में बैठी आयत किसी सोच में डूबी हुई थी। शायद उसके जहन में अभी भी उसके नाना जगदीश माहेश्वरी की बातें गूंज रही थी, जब उन्होंने आज सुबह ही उससे आरुष के बारे में पूछा था।
उस वक्त आयत ने उनसे झूठ तो कह दिया था, लेकिन इस वक्त वह थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी। तभी उसने जल्दबाजी में अपना फ़ोन बाहर निकाला और उस पर आरुष का नंबर डायल करते हुए उसे स्पीकर मोड पर डाल दिया था। लेकिन अगले ही पल उसे अपने केबिन के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी। उफ, आपकी यही अदा तो हमें दीवाना कर रहा है मैडम। सामने खड़े आरुष को हल्का मुस्कुराते देख आयत की भौं में सिकुड़ चुकी थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आरुष ने कहा, क्या हुआ? कुछ पल भी मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा है? तो वही आयत इस बार थोड़े गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए उसकी तरफ ही बढ़ गई थी। और तुम ये हर वक्त इतनी बकवास बातें लाते कहाँ से हो? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? है ना? इतना कहते हुए आरुष ने आयत की कमर में अपने बाजुओं को डालते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया था। अपनी खूबसूरत सी बीवी से प्यार करना, इससे बड़ा काम इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसे प्यार नहीं, इसे फ्लर्ट कहते हैं। और आरुष के सीने पर एक मुक्का जड़ते हुए आयत उससे दूर हो गई थी। आज सुबह नानू तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। जहाँ इस पर आयत का इतना कहना था कि ना जाने क्यों आरुष की भौं में सिकुड़ चुकी थी। मेरे बारे में? और वह क्या पूछ रहे थे? यही कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है, तुम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो। यही सारी बातें जिनके बारे में अभी वो कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए वही से जानना चाहते हैं। आरुष की बातों का जवाब देते हुए आयत ने कहा था, जिसे सुन आरुष ने भी उससे अगला सवाल कर दिया था, तो फिर तुमने क्या कहा? आयांश, ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? आयत का इतना कहना था कि आरुष भी इस वक्त खामोश हो चुका था, क्योंकि इस बार आयत की बातों में एक झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।